जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अर्थ डिफेंस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम नया चैप्टर ग्राफ ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये ग्राफ ऑफ इक्वेशन जिस तरह मानव शरीर में रीढ़ एक प्रमुख अंग का काम करती है, उसी तरीके से ग्राफ ऑफ इक्वेशन पूरी मैथ में अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, या फिर हम सेट्स के बारे में जो अलजेब्रा के तहत आता है, इनके बारे में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं, वो सभी उन सभी चैप्टर्स की जो रीड होती है वो ये हमारी चैप्टर इनइक्वालिटीज रहती है। या कह सकते हैं कि हम एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू या एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राफ ऑफ इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हैं, उसी ग्राफ ऑफ इक्वेशंस को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें जरूरत पड़ती हैं, उनको हम कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी के तहत पढ़ते हैं। तो जो अगर आप रियली देखें तो रियली जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। कुछ लोग इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे कि ग्राफ ऑफ इक्वेशंस क्या है, तो हम इसको आपको सवाल से समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके साथ में हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो हम जेई मेंस या जो लोग ओलंपियाड वगैरह में भाग लेते हैं, मैथ्स के ओलंपियाड में, वो लोग जानते हैं इनइक्वालिटी का महत्व। लेकिन जिन लोगों ने जेई का पेपर भी दिया होगा वो भी इनइक्वालिटी के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि इनइक्वालिटी पे अगर आप पढ़ने पे उतारू हो जाएं तो आपको इतनी इतनी मोटी किताबें, हजारों किताबें मिल जाएंगी और आप थक जाएंगे, लेकिन इनइक्वालिटी कभी खत्म नहीं होगी। हमें वही इनइक्वालिटी पढ़नी है जो एनडीए एयरफोर्स में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप से। तो कुछ चीजें होती हैं, जब कभी जैसे कि आपको एक सवाल दे दिया जाए या हम आपसे ये कहें कि आपको इनइक्वालिटी के बारे में क्या क्या बेसिक में पता होना चाहिए, तो आपको इनइक्वालिटी या ग्राफ ऑफ इक्वेशन सीखने के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। उन चीजों में हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे इस चिन्ह के बारे में, हम आपको बताना चाहेंगे मार्क के बारे में, चिन्ह के बारे में, मतलब जिसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और लार्जर देन शामिल होगा। इसके साथ साथ में हम आपको दूसरे नंबर पर बताना चाहेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। आपके दिमाग में बिल्कुल आया होगा कि ये भैया मार्क, ब्रैकेट्स, ये हमको क्यों बता रहे हैं? हमको पता है ये मार्क प्लस माइनस। नहीं भाई, ये मार्क लेस देन और ग्रेटर देन वाले हैं, ये मार्क लेस देन और ग्रेटर देन वाले हैं, तो आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनइक्वालिटीज का अगर आप हिंदी अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब ही होता है असमिकाएं, असमताएं। मतलब अगर हम आपसे कहें कि हम आपके इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि ए बी के बराबर होगा। लेकिन अगर हमने आपसे कह दिया कि हम आपके असमान हैं, अगर हम आपके असमान हैं तो वही जो हम रियल नंबर या फिर कह सकते हैं कि हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अलजेब्रा में देखेंगे, तो वो सभी टॉपिक कहीं ना कहीं ग्राफ ऑफ इक्वेशन में आएंगे। मतलब इसको अगर हमें शो करना हो, आप एक तरीके से शॉर्ट अगर हम आपको परिभाषा कहें या हम आपसे कहें कि आप इक्वेशन के बारे में या इस ग्राफ ऑफ इक्वेशन को आप एक अलग सब टॉपिक के रूप में भी याद रखें, इनइक्वालिटी याद रखिए। ग्राफ ऑफ इक्वेशन आपके एनडीए का सिलेबस या एनडीए या एयरफोर्स का सिलेबस है, एयरफोर्स का सिलेबस है, नेवी का। लेकिन इनइक्वालिटी, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तब आप ये याद रखना, इनइक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर की रीड है। जिस तरीके से ये चैप्टर पूरी मैथ्स का रीड है, उसी तरीके से ये चैप्टर ग्राफ ऑफ इक्वेशंस की रीड है। आप जब ग्राफ ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन करते हैं तो आपको हम एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं कि 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 12। आप इस इक्वेशन को ग्राफ ऑफ इक्वेशन पर एक ग्राफ पर शो कराइए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारी आदत में ऐसा आ जाता है इन सवालों को करते करते कि हम इसको देखते हैं और सीधा कर देते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसा क्या कारण रहा, ऐसा क्या कारण रहा कि हमें इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को ही कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम पर या हम कह सकते हैं ग्राफ पर शो कराने की जरूरत पड़ी। इसी चीज को, बेसिक को सीखने के लिए या ग्राफ ऑफ इक्वेशंस के सवाल करने के लिए हमें इनइक्वालिटी की कुछ चीजों के बारे में पता हो। विस्तार से भी हम इनइक्वालिटी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम हिंदी में असमिकाएं, असमताएं बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ग्राफ ऑफ इक्वेशंस जो असमिकाएं बनेंगी उनका ग्राफ पर निरूपण ही ग्राफ ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत आता है। तो आपको अगर ग्राफ ऑफ इक्वेशन सीखना है तो आपको एक इनइक्वालिटी नाम की बला के बारे में पता होना चाहिए। आपको इनइक्वालिटी के नाम की बला के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चीज बेसिक से देखते हैं तो हमें ये बातें
क्लियर भी होनी चाहिए कि इनइक्वलिटी को हम क्यों पढ़ेंगे, या ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस में जब कभी हमको लेस देन, ग्रेटर देन, एक्स वाई टर्म मिल जाए तो हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वलिटी को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें या हम आपसे कहें कि इनइक्वलिटी की वन वर्ड डिफिनीशन बताओ, वन वर्ड डिफिनीशन बताओ, तब आप ये कहेंगे कि वन वर्ड डिफिनीशन जो इसकी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन होगी। जो चीजें इनइक्वल होती हैं, जो चीजें असमान होती हैं, उन्हीं के बीच कंपैरिजन या तुलना कराई जा सकती है। मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपसे उम्र में बराबर हूं, अब आप और आपकी और मेरी उम्र में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने आपसे यह कह दिया कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, तो इसका यह मतलब है कि अगर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं तो आपका कंपैरिजन मुझसे जो होगा वो ये कहेगा कि आप मुझसे उम्र में छोटे हैं। ये टॉपिक कहीं ना कहीं रीजनिंग टॉपिक को रिलेट करता है, लेकिन रीजनिंग का हाल वही है जैसे पूरी हिंदी सीखने से पहले ओलम का हाल होता है। ओलम सीखने से आप हिंदी नहीं सीख जाते, और रीजनिंग में इनइक्वलिटी पढ़ने से एनडीए की इनइक्वलिटी या ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन के बारे में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते। उसमें सिर्फ और आप ABCD के आधार पर क्वेश्चन तो टिक कर सकते हैं। यहां हम बात आपसे ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस की कर रहे हैं, उसी में एक सब टॉपिक इनइक्वलिटी की कर रहे हैं। तब आप इसको रीजनिंग से ना जोड़कर आप इसको देखिएगा, जो लोग एनडीए का एग्जाम देते हैं ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन से, तो इनइक्वलिटी की जो वन वर्ड डिफिनीशन रहेगी वो कंपैरिजन रहेगी। इसमें हम कंपैरिजन की जब बात करेंगे तो आपको यह भी पता है कि कंपैरिजन किन चीजों में हो सकती है, किन चीजों में नहीं हो सकती है। वैसे अगर हम मैथ की बात करें, पूरी 12th 11th एनडीए की जो सिलेबस है उसमें मैथ की बात करें तो आप मैथ्स में लगभग जितने चैप्टर भी पढ़ते हैं, जितने चैप्टर पढ़ते हैं, सब में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी का सर्वाधिक प्रयोग है। इनइक्वलिटी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इनइक्वलिटी हर एक चैप्टर में यूज किया जाता है। आपसे ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा, चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो आपका अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जिसमें हम इमेजिनरी नंबर भी सीखते हैं, इसमें भी इनइक्वलिटी की बात की जाती है, लेकिन इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाता है। बताएंगे हम क्यों छोड़ दिया जाता है, अभी बताएंगे। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, उसमें भी हम इनइक्वलिटी की बात करते हैं। उसी इनइक्वलिटी का यूज हम ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन में करेंगे, और यही चैप्टर हमारे सिलेबस में हम उसको विशेष रूप से देख लेंगे। तो फिलहाल अगर हम आपसे बात करें तो हम इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, इसके साथ साथ हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जब कभी हम आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि इस चैप्टर में भी हम इनइक्वलिटी शब्द का प्रयोग करेंगे, इनइक्वलिटी शब्द का प्रयोग करेंगे। इनइक्वेशंस इसमें भी होती हैं, असमीकाएं इसमें भी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने 3 असमीकाएं सुन ही रखी होंगी। जिस तरीके से अधिकतर लोगों को कई चीजें मुंहजबानी याद होती हैं, वही लोग जिन्होंने कभी भी मैथ से इंट्रोड्यूस किया होगा तो उनको ट्रिग्नोमेट्री की कम से कम 3 असमीकाएं तो पता होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसके साथ साथ में कई यूनिट आपको आगे चल के मिलेंगी, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कई चैप्टर जिनमें हम इनइक्वलिटी को देखेंगे। तो अब हम आपसे बात करें कि इनइक्वलिटी के बारे में, ये तो आपके सिलेबस में था कि इन सिलेबस में हम इनइक्वलिटी को यूज करेंगे, लेकिन जब कभी आपसे बोला जाए कि अगर हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करना हो तो हम किन किन चीजों में इनइक्वलिटीज का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप याद रखना कि कंपैरिजन आप सिर्फ उन्हीं चीजों से करते हैं जो रियलिटी होती है, जिनमें वास्तविकता होती है। हम आपसे कहें कि काल्पनिक चीजों का कंपैरिजन करो, हमने सोचा कुछ और आपने सोचा कुछ और, हमारी समझ और हमारी सोच का आपकी समझ और आपकी सोच के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मतलब आप शुद्ध भाषा में समझो, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में कंपैरिजन रियल नंबर में होता है, ना कि इमेजिनरी नंबर में। जैसे आप ये कह सकते हैं कि 3 4 से छोटा होगा, या फिर 4 3 से बड़ा होगा। इंग्लिश वाले ध्यान दें, 3 इज लेस देन 4 या 4 इज ग्रेटर देन 3। आप कह सकते हैं कि 0 -1 से बड़ा होगा, 0 -1 से बड़ा होगा, 0 -1 से बड़ा होगा, या फिर -2 से भी बड़ा होगा।
आप इस तरीके से कंपैरिजन रियल नंबर में करा सकते हैं। इस रियल नंबर की लाइन की जब हम बात करेंगे तो आप याद रखना कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, जिसको पेन और कागज की मदद से आप किसी को शो करके दिखा सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स आर कम्स टू रियल नंबर, वो सभी रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अगर वो सभी रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं तो हम रियल नंबर पर तो हमें चर्चा करनी नहीं, हमें चर्चा करनी है कि इनइक्वालिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इनइक्वालिटी में आपको वही चीजें पढ़नी है जो वास्तविक होती हैं, जिनका कुछ अस्तित्व होता है। तो रियल नंबर के बारे में हम बात करेंगे तो रियल नंबर में ही कंपैरिजन की बात होगी। अभी सिर्फ हमें यह देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें रियल नंबर पढ़ना है। याद रखिए, कभी गलती से ऐसा ना करिएगा कि आपको दिया हो कि 3 + 4i, शायद आपने अगर कभी भी 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको i से समझ में आ गया होगा कि दैट इज इमेजिनरी नंबर, ये एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या को हम a + iv की फॉर्म में डिनोट करते हैं। वहीं जब आपको दूसरा कोई नंबर दे दिया जाए कि 5 + 4i और आपसे बोल दे कि बताओ इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो आप उसको टोकिएगा, कहिएगा भाई साहब बेवकूफ हो क्या? वो बोलेगा क्या कह रहे हो भाई? हाँ, ये बताओ 3 + 4i दिया है, दूसरी जगह 5 + 4i दिया है और हमसे आप बोल रहे हो कि इसका कंपैरिजन करो। हमने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रखा है, हमने इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रखा है कि इनइक्वालिटी में हमें पता था, हमने पढ़ा था कि कभी भी इमेजिनरी नंबर में हम कंपैरिजन बिठा ही नहीं सकते और इनइक्वालिटी का वन वर्ड मीनिंग होता है कंपैरिजन। अगर ये इमेजिनरी नंबर है और इनमें हम कंपैरिजन बिठा नहीं सकते, इनके बीच हम तुलना कर नहीं सकते, तब आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि 3 + 4i और 5 + 4i में कौन बड़ा होगा? मान लीजिए इसको उसने a लिखा, इसको b लिखा और आंसर में आपको दे दिया पहला आंसर कि a बड़ा होगा b से, दूसरा आंसर दे दिया b बड़ा होगा a से, c ऑप्शन दे दिया नॉट, इसी तरीके से उसने 4 ऑप्शन बना दिए और आपके अंदर तुरंत दिमाग चलता है, आप इस बात पर तुरंत दिमाग लगा जाते हैं कि a + ib 3 + 4i 5 + 4i। अरे भैया 4i से 4i काटो, 5 से 3 जोड़ो, इसको हटाओ। तो आप याद रखना, आप मिर्जापुर के मुन्ना भैया नहीं हो जो मन हुआ उसको हटाया, जिसको मन हुआ उसको जोड़ दिया। यहाँ आप कुछ नहीं हटा सकते, ये एक इमेजिनरी नंबर है और जो चीजें इमेजिनरी होती हैं उनको इमेजिनरी में ही हटाया जाता है, कागज और पेन की मदद से कभी नहीं हटाया जाता। तो अगर आपने इसको इमेजिन करके लिखा है तो आप इसे इमेजिन करके लिखा रहने दें, इसमें कुछ अपनी तरफ से संशोधित आप नहीं कर सकते। अगर आप बाई चांस सोचते भी हो कि हमको 4i से 4i काट दें और 5 बड़ा आएगा 3 से, तो हम ऑप्शन मार देंगे कि 20 ग्रेटर देन a। आपकी सोच गलत है और आपसे प्रश्न पूछने वाला अगर आपसे कहे कि इनका कंपैरिजन कराओ तो आपका वन लाइन उत्तर होगा कि आप प्रश्न गलत पूछ रहे हैं। कभी भी इमेजिनरी नंबर का कंपैरिजन नहीं होगा। तो अभी हमने ये देखा कि इनइक्वालिटी या ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस किन किन सवालों की मदद को हम ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन के तहत पढ़ सकते हैं, किन किन चैप्टर्स को। वैसे हम आपको जो आपका एनडीए का सिलेबस है या एयरफोर्स का सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट के कुछ सवाल आते हैं, लीनियर इक्वेशन आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, लीनियर इक्वेशन आ जाती है। उन्हीं लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पर शो कर देते हैं, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आपको कम से कम इन चीजों के बारे में जानकारी हो कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पूरी अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी टॉपिक कैलकुलस जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं ग्राफ ऑफ इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी से रिलेट होते हैं, कोरिलेट होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जब कभी हम आपसे रियल नंबर की बात करेंगे तो उसमें आप कंपैरिजन बिठाएंगे, उसमें आप कंपैरिजन बिठाएंगे, उसमें आप कंपैरिजन की बात करेंगे, उसमें आप कंपैरिजन की बात करेंगे। लेकिन जब कभी हम आपसे इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, जब कभी हम आपसे इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, ये आज तक प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि कई एग्जाम में अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, इक्वलिटी में कुछ खास है नहीं, तो आपसे पूछ सकता है कि क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं रियल नंबर, या फिर आपको नंबर दे दिया और आपसे पूछ दिया कि a + iv, दूसरा दे दिया आपको 3 + 4i, एक दे दिया 5 + 4i और आपसे पूछा इनमें से बताओ कौन बड़ा है। तो आप 4i से 4i काट दे और 5 = 5 क्योंकि 3 से बड़ा होता है तो आप ऑप्शन में टिक करें जो 5 + 4i > 3 + 4i। नहीं हो सकता भाई। आप ये याद रखना कि जब कभी रियल नंबर की आपसे बात की जाए तो रियल नंबर में कंपैरिजन हो सकता है, इमेजिनरी में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप कहीं के मुन्ना भैया नहीं हो जिसको मन हुआ उसको कल्पनाओं में बिठाया, जिसका मन हुआ उसको हटा दिया।
तो यहां तक आपको यह क्लियर हो गया कि हमको इनइक्वलिटी में क्या पढ़ना है, हमको इनइक्वलिटी में क्या क्या पढ़ना है। जब आप रीजनिंग में होते थे तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन सीखते थे, उनकी मार्किंग सीखते थे, लेकिन हम मैथ्स में है तो मैथ्स में हम इन मार्किंग का यूज करना सीखेंगे, इन मार्किंग का यूज करना सीखेंगे और हम वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू की गणना करेंगे। तो आप ये बात याद रखें कि जब हम आपसे ये बात हमने आपको बताई थी तो आप याद रखना कि ये दोनों सवाल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप कभी इनके बीच कंपैरिजन करा ही नहीं सकते। आप ऐसा सवाल फ्रेम नहीं करेंगे और आप यहां लिख देंगे, अगर कभी ऑप्शन में आए भी, ऑफलाइन पेपर हो, आप इसमें लिख देना आपसे पूछा गया सवाल, आपने जो सवाल पूछा वो हद से ज्यादा घटिया है। इसके बाद आप बात करेंगे अगले सवाल पर कि अभी तक हमने ये देखा कि इनइक्वलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन अब इनइक्वलिटी में पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, पहले क्या क्या पढ़ना, फिर अब हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप याद रखें आपको इनइक्वलिटी में कम से कम 3 मार्क 3 चिन्हों के बारे में पता हो। आप याद रखें जब कभी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो ये चिन्ह जिस तरफ खुला होगा इसका मुंह और जिधर ये बंद होगा वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो इसका मतलब ये होता है कि A इज ग्रेटर देन B। हम यहां पर ये नहीं प्रयोग करेंगे कि B इज लेस देन B, A, क्योंकि हर एक चीज की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। हम आपसे कहें कि हम आपसे बड़े हैं तो इसका ये भी मतलब है कि आप हमसे छोटे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि आप ग्रेटर के चिन्ह के हिसाब से जाएंगे, आप जिधर ब्रैकेट खुला है, जिधर से बड़ा चिन्ह शुरू होता है उधर से आप जाएंगे। मतलब आप जब ग्रेटर वाला फॉर्म देखेंगे तो उसमें आप सबसे पहले इस चिन्ह से चलेंगे, इसके बाद आप इससे चलेंगे, फिर आप इक्वल पे जाएंगे। वहीं अगर आप लेस देन से देखते हैं तो आप लेस देन से देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसका कहना है कि आप जिससे जाओ उससे जाओ। आप अगर बी को ग्रेटर देन से ले रहे हैं, बी को लेस देन से कह रहे हैं, बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए, बी छोटा है ए की तुलना में, तब आप जितने भी सवाल में जो जो चीजें दी वो लेस देन के हिसाब से ही अप्लाई करेंगे। इस बात को अभी आप समझ जाएंगे। अगर हम आपसे कह दें कि ए बड़ा है बी से, तो आगे सवाल में जो भी चीजें दी है वो हम ए बड़ा है बी के हिसाब से, मतलब हमने जिधर मुंह खुला है उधर से सवाल को उठाया है तो अब हम उधरी से सॉल्व करेंगे। आपने इस तरीके से सवाल इनइक्वालिटी चैप्टर जो रीजनिंग में होता था उसमें किया था, वो नाम मात्र का आपको इंट्रोडक्शन था, उस सब में आपने कर रखा है। तो आपको सबसे पहले इस चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको इस चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपको इक्वल चिन्ह के बारे में पता हो, और चौथे नंबर पे आपको इक्वल लेस देन या ग्रेटर लेस देन के बारे में पता हो। बस कहानी खत्म। आपको यह पता होना चाहिए कि इस चिन्ह का मतलब क्या है। तो आप याद रखें जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ इसका मुंह बंद होगा वो छोटा होगा, और इसका मतलब इक्वल बराबर होता है मैं तुम्हारे बराबर हूं तो तुमको मैं अपने स्थान पर और मैं खुद को तुम्हारे स्थान पर प्रयोग कर सकता हूं। ये लेस देन इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, ये चिन्ह आपको याद रख लें। अब बात ये आती है कि भाई हमने चिन्ह भी पढ़ लिए और इसमें हमें क्या सीखने की जरूरत है। तब आप याद रखें कि इसमें एक बात याद रखें, अभी तक जब भी आप पढ़ते थे इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपसे हमने कहा साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा लिखियो, तुरंत भागते हुए आए, मन हुआ ये ब्रैकेट लगा इधर साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, और मन हुआ तो आपने तुरंत क्या किया, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया बड़ा वाला कि साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। बउआ अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहे छोटा चिन्ह लगाते चाहे बड़ा ब्रैकेट लगाते, ना हमें समस्या थी ना सवाल को समस्या थी। अब बात शुरू होती है, अगर आप इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो ब्रैकेट देख सुन के लगाइएगा, ब्रैकेट देख सुन के लगाइएगा। ब्रैकेट का पूरा औचित्य इनइक्वालिटी में होगा, पूरा औचित्य इनइक्वालिटी में होगा। और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब कभी आपको इस तरीके से दोनों तरफ ब्रैकेट लगा मिल जाए, इस तरीके से दोनों तरफ ब्रैकेट लगा मिल जाए और बीच में लिखा हो कि 3,7, तो इस बात का मतलब क्या होता है। और कभी आपको एक तरफ ये छोटा ब्रैकेट लगा मिले और दूसरी तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा मिले और इसके अंदर लिखा हो 3,7, इसका मतलब क्या होता है। या फिर आपको कभी इन दोनों की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा मिल जाए और इसके अंदर लिखा हो 3,7, इसका मतलब क्या होता है। या हो सकता है कि कभी आपको इस तरीके से ब्रैकेट मिल जाए और इस तरीके से लगाओ। अगर कभी आप इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं या अलजेब्रा के कोई भी सवाल कर रहे हैं तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इन ब्रैकेट का अपने आप में एक अलग महत्व है।
इन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है आप याद रखिए। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, बहुत कम पोजीशन में ऐसा होगा कि आप कभी मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हो, आप कभी मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हो और आपने इस छोटे वाले ब्रैकेट को लगा देखा हो, इस छोटे वाले ब्रैकेट को लगा देखा हो। मेरी उम्मीद है ये जो वैल्यू फिक्स होती हैं उनमें कभी छोटा ब्रैकेट नहीं लगा के आपको आंसर में मिलेगा, या आप सवाल भी कर रहे हैं तो आपको उसमें अगर जो दिया होता है क्वेश्चन, कभी इस ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको अक्सर ये वाला ब्रैकेट लगा मिलेगा, ये वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। इसका क्या कारण है उस बात को हमें समझना है। जैसे अगर कभी आपको लिखा है कि 3,7 और ये वाला ब्रैकेट लगा, अगर कभी आप में लिखा है ये दो ब्रैकेट के अंदर अगर आप किसी चीज को बंद कर देंगे, पहले तो आप एक इमेजिनरी लाइन बनाएं, मतलब एक रियल नंबर लाइन बनाएं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये रहेगा आपका 0.0। हमने आपसे कहा इसके अंदर आपको कुछ शो करना है, तो आप ये बात याद रखना, अगर आपने इस टाइप से ब्रैकेट लगा दिया या तो अभी बिगाड़ लो, अगर आपने लगा दिया और आपको लिखा दिख जाता है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर दोनों लिखे गए शब्द आपके आंसर में किसी भी तरीके से यूज नहीं किए जाएंगे, इनके बीच आने वाली संख्याएं यूज की जाएंगी। आप समझिए अगर हमने इनके बीच लिख दिया कि 3,7, तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे 3 और 7 का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि ना तो 3 हम लेंगे ना ही 7 हम लेंगे, इन दोनों को आप काट दो। इनके बीच जितने भी शब्द हैं उन शब्द को हम प्रयोग कर सकते हैं, उन बीच में आने वाले मान को प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब कभी आपको इस ब्रैकेट दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट लगा मिल जाए, आपको दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट मिल जाए और आप इसके अंदर लिखा हो 3,7, तो आपसे पूछे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बात याद रखना कि इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि 4, 5, 6 इन वैल्यू को हम अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 3 और 7 हम दोनों अप्लाई नहीं कर सकते। ये इनइक्वालिटी की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि अगर हमें कभी 3 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा लिखना है तब आप इस तरीके से लिख देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। अगर आपको कभी 3 से बड़ा, अगर कभी आपको 3 से बड़ा और इनफाइनाइट या कोई भी नंबर हो 7, 8, 10, 12, 7, 8, 10, 12 से छोटा, हमने आपसे कहा कि आप एक नंबर को हमें शो करके दिखाइए और आपको ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन लिखा है 3,12, दूसरा ऑप्शन दिया है 3,9, तीसरा ऑप्शन दिया है 3,8, चौथा ऑप्शन दिया है 3,12। और बताओ इनमें आंसर कौन होगा, इनमें आंसर कौन होगा? या ये भी दिया है 3,12 और ये लगा, और आपसे बोल रहे कि 3 से बड़ा और 12 से छोटा इन ब्रैकेट में हम कैसे शो करेंगे। ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है और ये ई ऑप्शन है। तब आप ये बात याद रखेंगे कि दोनों तरफ अगर 3 से बड़ा और 12 से छोटा में शो करना है तो दोनों तरफ हमें छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मतलब हमें ये वाला आंसर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने देखा 3 से 9 है, तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगर इस पर कुछ हो सकता था, अगर आपने ब्रैकेट नहीं पढ़ रखे तब आप कहेंगे कि 3 से 12, 3 से 12, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो मान लिखा है वो 12 भी काउंट किया जाएगा और 3 भी काउंट किया जाएगा, और इस ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा कि 3 को छोड़ दो, 12 को छोड़ दो, इनके बीच आने वाली संख्याएं काउंट करो, मतलब 3 से बड़ी 4, 5, 6, 7 काउंट करो, 12 से छोटी 11, 9, 10, 8 काउंट करो, ना कि आप 12 और 3 को काउंट करो। तो याद रखना ये आंसर होगा, ना ये होगा ना ये होगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट याद रखना कि जब कभी किसी ब्रैकेट में a, b इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है कि जो a व b के बीच के मान, इस बात को आप याद रखना। इसके बाद अगर कभी आपको दोनों तरफ ब्रैकेट लगे मिल जाएं तो आप इसको समझेंगे a व b सहित सभी मान, a व b सहित सभी मध्य के मान, सभी मध्य या बीच के मान,
इस बात को भी आपको शायद लग रहा हो कि हमने क्या बता दिया, लेकिन आप आगे याद रखेंगे कि जब कभी इस तरीके से लिखा हो तो आप याद रखना कि ए और बी के बीच की बात है, ए व बी के बीच के मान की बात हो रही है। जब कभी आपसे इस तरीके से प्रयोग कर दे तो ये मध्य के मान की बात हो रही है, और जब कभी आपसे इस तरीके से प्रयोग कर दे तो आप ये याद रखना कि इसमें वो बोल रहा है कि 3 से आगे या ए से आगे और बी तक, ए से आगे या बी तक इसमें बोल रहा है। जबकि आपको जब कभी इस तरीके के इमेजिन का प्रयोग कर दे ए कामा बी, तब आप याद रखना कि इसका मतलब होता है ए से आगे, ए से आगे, ए से आगे, ए से आगे और बी तक। मतलब आप इन ब्रैकेट्स का महत्व समझ सकते हैं कि जब हमने ब्रैकेट दोनों तरफ छोटा वाला लगाया, टर्री वाला लगाया, तो हमने देखा ए और बी के बीच के मान आएंगे। जब हमने दोनों तरफ थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया तो हमने देखा कि ए और बी भी शामिल किया जाएगा, साथ साथ में इनके बीच में आने वाले मान भी शामिल किए जाएंगे। जब हमने एक तरफ छोटा लगाया, दूसरी तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाया, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अब आप ए से आगे के मान शामिल करेंगे, ए को नहीं शामिल करेंगे, और बी तक शामिल करेंगे। मतलब जो लास्ट वाला है इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। और अगर गलती से आपको वो इस तरीके से लिख दे ए कामा बी, तो यहां पर मतलब होता है कि आप ए से काउंट करेंगे, ए से बी के आगे तक। ए से बी के आगे तक। ये ब्रैकेट का महत्व क्यों होता है, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, इस सबको भी हम आपको समझा देते हैं। 1 सेकेंड लगेगा। अगर हम आपसे कभी बोल लें, एक सवाल लिखिएगा कि अगर हम कभी आपसे बोल दें कि x-3 और x-2 बराबर 0, एक आपको सवाल दे देते हैं। एक हमने आपको सवाल दे दिया x-3 इंटू x-2, एक हमने आपको सवाल दे दिया कि x-3 इंटू x-2 बराबर 0 इज ग्रेटर देन 0। अगर हमने आपको कभी सवाल दे दिया कि x-3 एंड x-2 इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0, तो आप याद रखना कि और आपसे पूछ दे कि इसका सलूशन बताओ, और आपसे पूछ दे सलूशन बताओ x-3 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 0 का, तब आप इस बात को याद रखेंगे कि इसका सलूशन का मतलब ये होता है कि जो x है उसकी जो वैल्यू आएगी, जो बिलोंग करेगा, इस चिन्ह को बिलोंग के नाम से जानते हैं, वो वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी। तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से 2, और साथ साथ में बिलोंग करेगी 2 इनफाइनाइट से। शायद आप लोग सोच रहे होंगे हमने इस ब्रैकेट का यूज किया है, हमें सिर्फ आपको ब्रैकेट समझाना है, कैसे आया, कहां से आया, उन सब की हम बात कर लेंगे। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो ऐसी वैल्यू जो रखने पर इसका मान 0 से बड़ा हो, अगर आप x की मान 2 रख दोगे, तब आप देखना 2 का मान रखने पर पूरे इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा, और हमें रिजल्ट 0 से बड़ा चाहिए, ना कि 0 चाहिए। तो आप याद रखना कि हमने आपसे बताया था कि जब कभी हम ये ब्रैकेट लगा देंगे छोटा वाला, तो इसका मतलब 2 से आगे की वैल्यू काउंट करेंगे, ना कि 2 वैल्यू। अगर आप 2 काउंट कर लेते हैं तब तो इस इक्वेशन को ये गलत कर देगा कि ये मान 0 वाला 0 से बड़ा कैसे हो सकता है। भैया फिर एक बार तुम पाप कराने जा रहे हो और आप कह रहे हो कि रिजल्ट 0 है और हम इसको 0 से बड़ा 0 दिखाएंगे। अरे भैया ये का अलग 0 है, 0 और 0 एक ही बात होती है, ये इससे बड़ा कैसे हो सकता है, फिर पाप कराओगे। तो हमने कहा नहीं भैया, पाप नहीं करना है, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जो है छोटा वाला लगा है, तो ये बात उसने क्लियर कर दी कि ना तो आप इनफाइनाइट लेंगे, ना ही आप 2 लेंगे, ना ही आप माइनस इनफाइनाइट लेंगे, ना ही आप लेस देन में 2 लेंगे। मतलब आप इनके और इनके बीच में वैल्यू लेंगे। बल्कि एक बात और याद रखेंगे कि 2 से इनफाइनाइट जाएंगे, 2 से माइनस इनफाइनाइट जाएंगे। इसको आप कर्व के हिसाब से अगर समझना चाहें तो आप रियल नंबर पे देखें, इसको हम प्लस इनफाइनाइट लिखते हैं, इसको माइनस इनफाइनाइट लिखते हैं, इसको हम पॉइंट से शो करते हैं। अब आप देखोगे हमने कहा ये 2, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो वैल्यू होगी इस तरीके से जाएगी।
जो हमारी वैल्यू होगी वो इस तरीके से जाएगी, जो हमारी वैल्यू होगी वो इस तरीके से जाएगी। -1 -3 प्लस का बन जाएगा, सही है। यहां पर 3 कर दो, इन्हीं के बीच की वैल्यू नहीं ले सकते। अगर 2 आपने ले लिया, 2 आपने ले लिया तो 2 रखने पर ये 0 बन जाएगा। और अगर आपने गलती से 2.5 ले लिया तो यहां तो प्लस का बनेगा और यहां नेगेटिव का बनेगा और ये माइनस का बन जाएगा। माइनस भी 0 से बड़ा नहीं होता, तो यही वैल्यू आपकी फिक्स वैल्यू होगी। मतलब x का मान -इनफाइनाइट से 2 और 3 इनफाइनाइट बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, इसको समझने के लिए आपको अगला लेक्चर, अगले सेशन में हम आपको समझाएंगे इन सवाल को इनइक्वालिटी के आधार पर, और साथ साथ में ग्राफ ऑफ इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चनों को ग्राफ पर शो भी करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया कि इनइक्वालिटी में हम ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी में हम आपको ब्रैकेट के बारे में पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ में हमने आपको बताया कि हम इनइक्वालिटी में इन चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, और हमने उसमें आपको 4 टाइप से बताया, ग्रेटर लेस देन इक्वल और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर में आप जब अर्थमेटिक वगैरह पढ़ते हैं, आपने अगर अर्थ एकेडमी में पढ़ा भी होगा तो आपने देखा होगा वहां रियल नंबर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब पढ़ते हैं। उन सबकी हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है कि हम अप्लाई कहां करेंगे, हम अप्लाई कहां करेंगे इनइक्वालिटीज को। तो आप याद रखना, इनइक्वालिटीज के जितने भी हम रूल पढ़ेंगे वो सभी रियल नंबर अप्लाई होंगे, इमेजिनरी पर कुछ नहीं अप्लाई होगा। और इसके साथ साथ हमने आपको जो जो चीजें बताई वो सभी अब आपकी क्लियर हो जाती हैं कि आपको इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए, आपको इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए रियल नंबर की जानकारी होनी चाहिए, रियल नंबर की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में दूसरे नंबर पर आपको ब्रैकेट की जानकारी होनी चाहिए, जिस ब्रैकेट के बारे में हमने आपको बताया भी। और आपने अक्सर किसी भी किताब में अगर फिक्स वैल्यू लिखी देखी होगी तो आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखी देखी होगी, कभी छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखी नहीं देखी होगी। अगर होगा तो उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की होगी। अब तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया ब्रैकेट के बारे में, रियल नंबर के बारे में, और हमने आपको बताया कि अगर कभी बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, और यहां पर यूनियन का मतलब और होता है, यहां पर यूनियन का मतलब और होता है। कुल मिला के ज्यादा बेसिक चीजें हमने कुछ इतना खास सीखा नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो भी सीखी उनका हम भरपूर प्रयोग करने वाले हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन में। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अर्थ डिफेंस को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर भी करें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।